Hello everyone, Jai Swaminarayan. So after a long time, we are going to start our study. Uh, you all are very lucky that not given 6th standard examination, and by the promotion you are now reaching to 7th standard. So best of luck to all of you for 7th standard. This is a crucial time of our life that we have to spend maximum time at our home due to corona epidemic. uh, I hope that you all are safe at your home and passing your time with your family, but with that this is our responsibility also that we have to focus on our study first, because maybe after the May month school will be regularly start, or some days you have to spend at your home of June month also. Anything can possible, it is depend on government. So to continue your study, and you will learn every day something new. Our school started, or all the schools started this online education system. So I hope that you learn well, understand properly. If you are having any query, then you can text me and you ask your question. Every time, all the chapters during this lockdown period, we studied on video, and I prepare all the chapters with new information. So let's start 7th standard SS chapter 1, 2 big state. So in this chapter we are going to study about introduction, uh, that I'll give. Uh, First we get the information about the Kanauj. In that we studied about Harshvardhan's reign and administration, imprints left by Harshvardhan, Emperor Harshvardhan's empire, life of the people in Harshvardhan reign, who sang the Chinese traveler. Then after we talk about Vatapi in South India, root of the throne, the Pulikesi 2, and in the last the exercise is given for your homework. तो ये स्टोरी है 600 सेंचुरी की, कि 600 सेंचुरी में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कौन से पावरफुल रूलर थे, और क्या वर्क हुआ वो टाइम पे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसे लोग रहते थे, लाइफस्टाइल कैसी थी, लॉ एंड ऑर्डर्स कैसे थे, इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, ये सब डिटेल्स हमें ये चैप्टर में जब हम कनौज और वातापी के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा. इट इज़ गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉस्परस इंडिया, कि पहले के ज़माने में इंडिया कितना प्रॉस्परस था, उसका जो प्रूफ है वो हमें ये चैप्टर से मिलता है. यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि नॉर्थ इंडिया में कनौज सबसे पावरफुल स्टेट था, उसका जो रूलर था उसका किंग था हर्षवर्धन. उनके बारे में हमें पता चलेगा कि वो कैसे रूलर थे, कैसे किंग थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, और उनके इंटरेस्ट सब्जेक्ट कौन से थे. ये सब हमें पता चलेगा कनौज की स्टडी करने से. और सेम वही टाइम पे साउथ इंडिया में कौन सा रूलर पावरफुल था, जो यहाँ पे बात करने वाले हम वातापी की. वहाँ के जो किंग थे पुलिकेसी 2, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दैट टाइम इन साउथ इंडिया. फिर हमें कंपेयर करना है कि हु इज़ द बेटर किंग, हर्षवर्धन और पुलिकेसी 2.
तो जब हम चैप्टर के एंड में आएंगे तब हमें पता चलेगा कि दोनों जो रूलर हैं हर्षवर्धन और पुलिकेशी टू दोनों अपने जगह पे एकदम परफेक्ट थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एकदम बराबर था, पर उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जो उनकी साइकोलॉजी थी, उसमें क्या डिफरेंस था वो हमें एंड में पता चलेगा ये चैप्टर में। तो ये चैप्टर की मैं आपको लिंक जब भेजूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपको सबसे पहले दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रिगार्डिंग इसके थ्रू आप मुझसे कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, अपने सजेशंस भी मुझे भेज सकते हो, अपने क्वेश्चन आंसर भी मुझे पूछ सकते हो। तो ये आपको सबको कंपलसरी करना है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैप दिख रहा है इंडिया का। अगर ये मैप को हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन है और नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है वो हमें दिखेगा। सबसे पहले जो हमें स्टडी जो करना है वो ये वाला स्टडी करना है, हर्षवर्धन रेन। और उसके बाद जो हम वातापी की बात करेंगे तब हम ये साउथ इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा साउथ इंडिया का है वो। तो हमें पता चलेगा कि ये जो रीजन्स थे वहाँ पे ये जो दो रूलर्स की हम बात करने वाले हैं, हर्षवर्धन और पुलिकेशी टू, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो क्या वर्क करते थे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्षवर्धन फर्स्ट। हर्षवर्धन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। So let's start with the Kanauj. Harshvardhan, born in 606 CE and death in 647 CE. Before we start the discussion about Harshvardhan, see here on your screen that this is the photo of Harshvardhan here, and this is the whole family chart of Harshvardhan. How this Harshvardhan started to rule and what are the ancestor, who are the ancestor of Harshvardhan, that is mentioned here. So King Harshvardhan was born in 606 CE. After the death of his father Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. So basically Harshvardhan belongs to Thaneshwar. हर्षवर्धन सबसे पहले जो थे वो थानेश्वर के किंग बने। जब उनके फादर प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई तो हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन, उनको थानेश्वर का किंग बनाया गया। हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक। पर जो राज्यवर्धन हर्षवर्धन के जो भाई थे उनका मर्डर जो गॉड करके रीजन था, उनके जो किंग थे शशांक, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया है। ही किल्ड राज्यवर्धन एंड देयर सिस्टर राज्यश्री वॉज इम्प्रेस्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। तो हर्षवर्धन की सिस्टर भी थी, उनका नाम था राज्यश्री। उनको जो मालवा के किंग थे देवगुप्त, उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो देखिए कोई भी सक्सेसफुल या पावरफुल रूलर होता है पर उनकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम एक्चुअली में क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में रोने बैठ जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे लर्न नहीं होता है, मेरी मेमोरी वीक है, मुझे समझ में नहीं आता है। पर जब प्रॉब्लम्स आता है तो ऐसा बोला जाता है, एक सेंटेंस है
कि आपत्ति से ही आविष्कार होता है, यानी प्रॉब्लम इज इटसेल्फ अ क्रिएटर ऑफ न्यू थिंग्स। पर वहाँ पे हमें स्टेडी रहना पड़ता है, हमें वो प्रॉब्लम के सामने लड़ना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो फिर लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या रहता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में बैठे रहना है, मज़ा आ रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से सब लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ हमें नए नए चैलेंजेस मिलने चाहिए तो जाके लाइफ में हम एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की लाइफ का एक सिनारियो देखिए कि उनके फादर प्रभाकर वर्धन, उनकी डेथ हो गई, फिर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, उनका मर्डर हो गया, उनकी जो सिस्टर थी राज्यश्री, उनको जेल में बंद कर दिया। अंडर these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर, जो आज के टाइम में पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वो है। तो उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने हर्षवर्धन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब और कोई बच्चा नहीं है, अब आपको किंग बनना ही पड़ेगा। अब तब हर्षवर्धन की एज बहुत कम थी, छोटी एज में उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रंट सिस्टर राज्यश्री। तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, हर्षवर्धन थानेश्वर के रूलर बने, किंग बने, और उन्होंने सबसे पहले इमीडिएटली जो डिसीज़न लिया वो डिसीज़न क्या लिया कि उनकी जो सिस्टर है राज्यश्री, जिनको मालवा के किंग देवगुप्त ने जेल में बंद कर दिया था, उनको फ्री करवाना है। इन द मीनवाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्य फॉरेस्ट। तो ये जब डिसीजन लिया गया, ड्यूरेशन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया कि राज्यश्री देवगुप्त के जेल से भाग गई और विंध्य फॉरेस्ट में जाके छुप गए वो। अब यहाँ पे हर्षवर्धन को ये मैसेज मिला कि उनकी सिस्टर देवगुप्त के जेल से भाग गए हैं। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit, द्वारका मित्र, he stopped her from committing sati। तो सीधी बात है, यहाँ पे एक इनडायरेक्टली क्या क्लियर हो रहा है कि देवगुप्त ने जब राज्यश्री को इम्प्रेस किया तो उनके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया होगा, और उसकी वजह से अब राज्यश्री थी वो डिसअपॉइंट हो गई थी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब वो जेल में रहना नहीं चाहती थी और वो जंगल में विंध्य फॉरेस्ट में भाग गई। अब यहाँ पे हर्षवर्धन उनको ढूंढने निकले हैं, उनके जो सोल्जर्स थे या जो भी उनके हेल्प में जो भी पर्सन थे उनको लेके, और विंध्य फॉरेस्ट में लोग वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे उनको पूछते पूछते वो उनको उनके सिस्टर को ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे उनको एक हेरमिट, बुद्धिस्ट हेरमिट मीन्स सन्यासी जिसको बोलते हैं, द्वारका मित्र करके उनको ये हेरमिट मिले, और उनके थ्रू उन्होंने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया और उनको सती होने से बचा लिया। तो पहले के ज़माने में सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था कि हस्बैंड की डेथ हो जाए तो जो वाइफ होती थी वो भी उनके साथ मर जाती थी, तो उसको बोलते थे सती होना। ये बहुत ही एक रॉन्ग कल्चर कस्टम था हमारी इंडियन सोसाइटी का, पर वो टाइम पे ये था। और ये जो राज्यश्री थी उनको भी क्या करना था, सती होना था, पर हर्षवर्धन ने उनको समझाया और उसकी वजह से उनको सती होने से रोक दिया। सिंस राज्यश्री किंगडम कनौज, जो उत्तर प्रदेश में है, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम, हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर। अब राज्यश्री मान गए कि हाँ चलो ठीक है, अभी सती नहीं होना है, पर किंगडम का क्या करना है, क्योंकि उनका वो टाइम पे कोई सन डॉटर भी नहीं था। तो उनके किंगडम के लिए उन्होंने हर्षवर्धन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि
अगर आप मेरे किंगडम को संभालते हो तो बेटर है। अब हर्षवर्धन जो है वो 2 किंगडम के रूलर हो गए, एक थानेश्वर उनके खुद के, और ये जो कनौज है जो उनकी सिस्टर, एक्चुअली उनकी सिस्टर का किंगडम था, उनके। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। तो अब उनकी जो आर्मी है वो डबल हो गई और उसकी वजह से वो पावरफुल हो गए। और उन्होंने क्या किया कि जो देवगुप्त था मालवा का किंग, जिन्होंने हर्षवर्धन की सिस्टर के हस्बैंड का मर्डर किया और उनकी सिस्टर को जेल में बंद किया, उनको हराया। एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक द गॉड किंग, ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप। आसाम में जो है वो भास्कर वर्मन। With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. तो ये जो शशांक था उन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, उनका मर्डर किया था। अब जब हर्षवर्धन खुद इतने पावरफुल हुए तो उन्होंने सबसे पहले तो देवगुप्त को हराया जो मालवा का किंग था। उसके बाद उन्होंने शशांक को हराने के लिए, शशांक वो टाइम पे जो गॉड किंग था, गॉड किंग रीजन का किंग था, उस वो बहुत ही पावरफुल था, उसको हराना इतना इजी नहीं था। इसलिए हर्षवर्धन ने क्या किया कि टाइप कर लिया। किसके साथ टाइप कर लिया, किसके साथ टाइप किया, तो आसाम में जो कामरूप करके किंगडम था उसका जो किंग था भास्कर वर्मन, उसके साथ। अब उनके साथ टाइप करने से क्या हो गया कि अलायंस यानी फ्रेंडशिप, एक ट्रीटी होती है जिससे एक दूसरे को हेल्प करना है। तो भास्कर वर्मन के साथ फ्रेंडशिप करने के बाद इनकी आर्मी और बड़ी हो गई और उन्होंने साथ में मिलके ये जो शशांक था उसको हरा दिया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र। उसके साथ में यहाँ हमारे गुजरात रीजन तक पहुँच गए। अब सोचो कहाँ पंजाब, हरियाणा, कहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश, कनौज, और कहाँ हमारा ये सौराष्ट्र, यहाँ तक का रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया, कॉन्कर्ड कर लिया। अब वो टाइम पे कुछ आज के जैसे तो ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, इतनी सारी मॉडर्न फैसिलिटी थी नहीं कि फटाफट रॉकेट लॉन्च किए और अटैक कर दिया। तो वो टाइम पे 600 सेंचुरी में हर्षवर्धन ने इतने सारे रीजन नॉर्थ इंडिया के कैप्चर कर लिए। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आया, बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलिकेशी टू, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। पर हर्षवर्धन पुलिकेशी टू को डिफीट करने में अनसक्सेस हो गए। तो अब ये सोच लो कि हर्षवर्धन इतने पावरफुल थे जिन्होंने मालवा किंग देवगुप्त को हराया, गॉड किंग शशांक को हराया, और वो खुद साउथ इंडिया के चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलिकेशी टू, उनसे वो हार गए। आफ्टर 7 successive victorious years, थानेश्वर इमर्ज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो ऐसे 7 years तक सक्सेसफुली रूल करने के बाद थानेश्वर, वो जो हर्षवर्धन का खुद का किंगडम था, वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा किंगडम बन गया। तो इस तरह से हर्षवर्धन की स्टोरी चालू हुई। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इतने सक्सेसफुल ईयर्स रूल करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वैसे क्या इंटेलिजेंसी हो सकती है। तो वो हम देखते हैं हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में। ओके, तो हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ जो मैप है वहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पिंक कलर का जो पूरा पोर्शन है, ये सब हर्षवर्धन के रूल में था, उनके कंट्रोल में था। इतना बड़ा रीजन वो टाइम पे मैनेज करना समझने वाली बात है कि कितना डिफ़िकल्ट होगा।
और ये जो दूसरा स्क्रीन के ऊपर आप पिक्चर देख रहे हो ये वाला, दिस इज़ द सैंपल ऑफ हर्षवर्धन्स हैंड राइटिंग। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। हम लोग आपको काफ़ी बार ऐसा बोलते हैं कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, क्योंकि कल जाके अगर आप हर्षवर्धन के जैसे सक्सेसफुल हो गए तो ये सब वस्तु देखी जाती है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, कैसे लिखते हो आप। इसलिए हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा हमें। हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम। तो आपको हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर्षवर्धन की हैंड राइटिंग कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, तो ऐसी हैंड राइटिंग आपको भी करनी है इंग्लिश में। तो हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। तो ये देखिए, ये सक्सेसफुल रूलर कैसे होते हैं, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमने अकबर जो मुग़ल एम्पायर थे, सक्सेसफुल मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया, उनके बारे में ऐसा सुना है कि वो खुद सुपरवाइज करते थे। पर अकबर थे तो मुग़ल ही, पर हर्षवर्धन तो इंडियन रूलर था 600 सेंचुरी में। जब हम अकबर की बात करते हैं तो 1500 सेंचुरी में बात करते हैं। पर ये 600 सेंचुरी में हमारी कंट्री में ऑलरेडी होता था कि हमारे पास ऐसे ऐसे रूलर्स थे जो इंस्पिरेशन बनते थे दूसरे रूलर्स के लिए। तो यहाँ पे हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। वो खुद जाते थे अलग अलग जगह पे सुपरवाइज करने के लिए कि मेरे किंगडम में सब बराबर चल रहा है, सब ऑफिशियल बराबर काम कर रहे हैं, करप्शन है नहीं है क्या नहीं है, ये सब खुद देखते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला कि हर्षवर्धन जैसा जो भी काम हाथ में लेते उसको कंप्लीटली वो टास्क को पूरा करना है। यानी एक बार स्टडी करने बैठे तो फिर वो कंप्लीट करके ही खड़ा होना है। फिर बीच बीच में अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डेली हर्षवर्धन अपने किंगडम को सुपरवाइज करते थे एवरी डे। और उसके लिए सेकंड जो हमें यहाँ पे लर्निंग मैसेज मिल रहा है वो ये है, ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। तो हमारा जो पूरे दिन का जो काम है उसको हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि इतने से इतने बजे तक मैं सो जाऊंगा, इतने से इतने बजे तक मैं खेलूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं होमवर्क करूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं रिवीजन करूंगा, इतने से इतने बजे तक मैं जो लर्न किया है वो मुझे कितना याद हुआ वो मैं चेक करूंगा। तो ये हमें करना पड़ता है। ये हर्षवर्धन वही करते थे। उन्होंने अपना जो डेली रूटीन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड किया था? तो द फर्स्ट was for administrative purposes while the other two parts were devoted to public welfare and religious activity। तो उनका पूरा दिन का जो पहला पार्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए वो यूज़ करते थे कि क्या नया पॉलिसी अप्लाई करना है, क्या स्टेटस है, क्या ट्रेड सिचुएशन है, ये सब वो देखते थे। बाकी जो पार्ट है उसमें वो एक पार्ट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते थे, यानी दूसरों की हेल्प करें अपने किंगडम के लोगों के लिए। और एक पार्ट वो था वो यूज़ करते थे रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। तो हम भी मॉर्निंग में फटाफट उठ के भगवान को दिया बत्ती करके स्कूल भागते हैं। फिर तो भगवान पूरे दिन में याद नहीं आते हैं, फिर वापस दूसरे दिन मॉर्निंग में याद आते हैं। इन बिटवीन तो कुछ पता ही नहीं होता है हमें। पर फिर एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तब पूरा दिन भगवान याद आता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जितना भी वर्क हम करें, जैसा भी वर्क हम करें, पर हमें कॉन्फिडेंस वहाँ पे होना चाहिए, जैसे हर्षवर्धन को था। ही वॉज सो diligent in carrying out his administrative responsibility that at times he even forget to have his meal। तो हर्षवर्धन जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते थे तो वो टाइम पे उनको खाने का भी याद नहीं आता था, उनको भूख नहीं लगती थी। और हमारा उससे उल्टा है, जैसे बुक हाथ में लेते हैं भूख लगना चालू हो जाता है।
जैसे ही होमवर्क करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारी एक्टिविटीज़ रेडी होती ही, हमारा माइंड सेट ही होता है कि इसके बाद मुझे यही होने वाला है। पर यहाँ पे हर्षवर्धन को देखो, उन्होंने कितना सिस्टमेटिकली अपना जो डे था, अपना जो वर्क था उसको डिवाइड किया था और कितना ब्यूटीफुली वो फॉलोअप भी करते थे। भगवान की पूजा भी करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते थे, पब्लिक वेलफेयर वर्क भी करते थे। और जब पब्लिक वेलफेयर वर्क या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे तब वो खाना खाना भूल जाते थे। कितना वर्क के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट था, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग था, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अब एक जो इन्फॉर्मेशन है जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी प्रतिहारा, जिसको आप द्वारपाल भी बोल सकते हो, फॉरेन मिनिस्टर संदीवी ग्राहका जिसको बोलते थे, राजदूत मीन्स के एम्बेसडर, पारज्या मंत्री एंड महादंडनायक मीन्स चीफ जस्टिस एंड अक्षर पाटलिका मीन्स रजिस्ट्रार। तो ये जो मैं आपको बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट आज के प्रेजेंट पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में ये यूज़ होते हैं। हमारे इंडिया के एम्बेसडर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फॉरेन मिनिस्टर है, रजिस्ट्रार है, आर्मी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री में ऑलरेडी था। यानी हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कल्चर था वो कितना एडवांस था। 600 सेंचुरी में ये सब कॉन्सेप्ट हमारे थे जो आज की डेट में भी यूज़ होते हैं। तो जनरली हम जब भी बात करते हैं हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में रिफॉर्म्स हुए। पर ये ब्रिटिशर्स तो यहाँ से, जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे, वो यहाँ पे कुछ था सीखने के लिए, उसकी वजह से इंडिया में आए थे। और हम आज की डेट में क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारा इंडियन कल्चर ही इतना एडवांस था। 600 सेंचुरी में कोई किंग के किंगडम में इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे ऑफिशियल अपॉइंट होते हैं, वो प्रूव है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस था वो कितना एडवांस था। ये यहाँ से हमें पता चल जाता है। तो वी शुड प्राउड दैट वी आर इंडियन एंड वी ऑलवेज प्राउड दैट वी born इन दिस legendary कंट्री। इतने महान देश में हम बॉर्न हुए, उसका हमें ऑलवेज प्राउड करना चाहिए। अब हर्षवर्धन ने क्या इम्प्रिंट छोड़ी उनके पीछे, वो यहाँ पे हमें देखना है। सो इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा कि एक तो बाण भट्ट, उनके जो कोर्ट में संस्कृत पोएट और राइटर थे वो है, ये फ़ोटो उनका है, बाण भट्ट का। फिर बाण भट्ट के जो फेमस वर्क था हर्ष चरित्र, ये और कादम्बरी, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं बुक्स के। ये सब आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, आपको इसको पढ़ना हो तो भी आप पढ़ सकते हैं। और बाण भट्ट के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर है, वो भी आपको मिल सकती है। तो हर्ष बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, मट्स एंड विहारास एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर। तो हर्षवर्धन, ये जो कॉन्सेप्ट है एनिमल को नहीं मारना, ये कॉन्सेप्ट हर्षवर्धन के रिन में था 600 सेंचुरी में, जो बाद में अशोक के रूल में भी ये फॉलो किया जाता था। सम्राट अशोक के टाइम पे भी एनिमल को मारना कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड था। और हर्षवर्धन के टाइम में देखिए वो कितना एक्सपेंस करते थे कि रेस्ट हाउसेस बनाते थे, वेल्स बनाते थे, स्टेप वेल्स बनाते थे, लेक्स बनाते थे। यानी उनको वाटर कितना एसेंशियल है उसका नॉलेज था। उसके अलावा वो मट्स एंड विहारस भी बनाते थे। यानी उनके ड्यूरेशन कितने, जो भी सेंट्स थे या हेरमिट्स थे, जो रिलीजियस पीपल थे, उनको आने जाने रहने के लिए भी वो अरेंजमेंट करते थे। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट
and every 5 years he would organize a huge religious congregation at प्रयाग, जो हम आज के डेट में बोलते हैं कुंभ मेला। तो ऐसा एवरी ईयर वो ऐसा रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करते थे। बुद्धिस्ट, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन को ज़्यादा फॉलो किया गया होगा वो टाइम पे। और एवरी 5 years वो ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग ऑर्गेनाइज करते थे, प्रयाग में, जो कुंभ मेला जैसा होता है वैसा। और ये शायद कुंभ मेला का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आया हो सकता है। देयर ही वुड डोनेट generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time. तो कितना उनको रिलीजियस के पीछे क्रेज़ होगा, वो कितना डिवोटी पर्सन होंगे कि इतना सारा वो रिलीजियस के लिए वर्क करते थे, डोनेशन देते थे, कितना डोनेशन देते थे कि उनकी ट्रेजरी पूरी खाली हो जाए। और वहाँ तक कि उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहने वो भी वो डोनेट कर देते थे। अब आज के डेट में हमें कुछ डोनेशन देना हो तो हम 10 बार सोचेंगे। हमारे पास 1000 रुपया होगा तो भी 10 रुपया देने में तो हमारा दिल 2 बार ज़ोर से धड़केगा, दिमाग हमें क्वेश्चन करेगा कि देना है कि नहीं देना है। पर ये हर्षवर्धन थे, वैसे ही उनके बारे में थोड़ी हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में नाम ऐसे ही आता है। बड़े काम करने पड़ते हैं, जो हमारा माइंड है वो ओपन रखना पड़ता है, बिग थॉट्स, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे ये इतना सारा वर्क करते थे, इतना सारा डोनेशन देते थे। यहाँ से हमें पता चलता है ही वॉज नॉट अ ग्रेडी रूलर, वो लालची नहीं थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाण भट्ट एडोन हिज कॉट, हिज फेमस वर्क हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। आज की डेट में भी ये संस्कृत लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो ये आपके सब्जेक्ट में आता है। हर्षचरित्र और कादम्बरी आपको पढ़ना पड़ता है। वी कम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट एस्केप्ट ऑफ किंग्स हर्षवर्धन रीन फ्रॉम हर्षचरित्र। हर्षचरित्र ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जिसको, आत्मकथा, जो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन के ऊपर। पहले के रूलर्स के बारे में ऐसे उनके जो कोर्ट में जो राइटर्स और पोइट्स होते थे वो लिखते थे कि उनका राजा कितना महान था। तो हर्षचरित्र से हर्ष के नेचर के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चली। जैसे कि किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज अ राइटर एंड रॉट 3 प्लेस, नागानंद, यहाँ पे है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो अब हर्षचरित्र ना लिखा गया होता तो हमें कभी पता चलता कि हर्षवर्धन खुद प्लेस लिखते थे। अब अगर मैं आपको होमवर्क में दे दूँ, आपको एक प्ले लिखना है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो कितने लोग इसमें से लिखेंगे, ट्राई करेंगे? अभी ये सीखना पड़ता है हमें, यही एज है। यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो आगे जाके हम कुछ बड़ा काम करेंगे। तो हर्षवर्धन एक सक्सेसफुल रूलर के साथ में एक एजुकेटेड पर्सन भी थे, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते तो उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती और ना ही वो इतने प्लेज लिख सकते थे। हम जब अकबर की बात करते हैं तो अकबर तो अनएजुकेटेड थे, पर हमारा हर्षवर्धन जो है वो एजुकेटेड था और इतना क्वालिफाइड पर्सन था कि वो खुद प्ले लिख सकते थे, वो भी एक नहीं 3, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो ये यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हर्षवर्धन कितने टैलेंटेड थे। एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। आपके पेरेंट्स जो आपके पीछे जो एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस करते हैं ना, आपको बार बार बोलते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा, उसका रीज़न ये है कि अगर आपने अच्छा एजुकेशन लिया है तो फ्यूचर में आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे 90% लक होता है, और एजुकेटेड पर्सन जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे 90% उसका टैलेंट होता है, हार्डवर्क होता है। तो यहाँ पे स्टडी का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। हर्षवर्धन पढ़े लिखे थे इसलिए वो इतना सक्सेसफुल बने। अभी वो जब पढ़े लिखे थे तो उनके कॉन्सेप्ट कैसे थे, तो एक इसके बाद वाला टॉपिक है वो प्रूव होगा यहाँ से कि एक एजुकेटेड पर्सन क्या कर सकता है।
और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको 2 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। आगे वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा इम्प्रिंट्स लेफ्ट, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन, ये 4 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, जो आपको टेक्स्ट बुक में से याद कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार उसको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ कि एजुकेटेड पर्सन क्या कर सकता है वो। यस, तो दिस इज द थिंग व्हाई द एजुकेटेड पर्सन्स are very important, why people give more attention to education। तो एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। आज जैसे अमेरिका और ब्रिटेन और कनाडा की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये फेमस है, हमारी कंट्री में 600 इयर्स पहले यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का फ़ोटो है और ये उसके डीन आचार्य शीलभद्र उनका फ़ोटो है। तो ये जो बनी थी वो हर्षवर्धन के टाइम पे बनी थी। किंग हर्ष extended all possible assistance to Acharya Silbhadra and made Nalanda into a world famous university। तो तब नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी फेमस थी कि वहाँ पे फॉरेन से लोग स्टडी करने के लिए आते थे। जैसे कि आज की डेट में हम इंडिया से बाहर जाते हैं ना स्टडी करने के लिए, वैसे वो टाइम पे फॉरेन से इंडिया में स्टडी करने के लिए आते थे। और कितने स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी से निकले थे। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेजेस गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस। ये यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए हर्षवर्धन उनके किंगडम के 100 विलेजेस का जो टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, वो डोनेट करते थे। सोच लीजिए, अभी वहाँ पे स्टडी पूरा फ्री में था, कोई आपको फीस नहीं भरनी है। अभी आज की डेट में तो आपको फीस भरनी पड़ती है, पर अगर आप स्कॉलर बनते हो तो आपको आगे हायर स्टडी में बेनिफिट मिलता है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे भी जो इंडिया में या फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलर्स है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे बैठे बैठे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पर हर्षवर्धन जो खुद इतने एजुकेटेड थे, उनका फोकस देखिए कि कितना वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए 100 विलेजेस का जो टैक्स आता था वो डोनेट करते थे। अब यहाँ से कितने स्कॉलर्स निकले, तो रिनोव्ड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन who proved that iron, arsenic and mercury as could be used as medicine also belong to नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये जो केमिस्ट थे आचार्य नागार्जुन, वो टाइम पे 600 सेंचुरी में केमिस्ट, साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं हम इसको, तो जिन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी की एस को मिला के उसमें से मेडिसिन बना सकते हैं। आज हम लोग कोरोना की मेडिसिन, वैक्सीन के लिए कितना ट्राई कर रहे हैं। इतने वर्ल्ड के बड़े बड़े डेवलप नेशन अमेरिका, ब्रिटेन, फिर भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। पर यहाँ पे देखिए कि 600 सेंचुरी में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जो मर्क्यूरी, आर्सेनिक, आयरन, उनकी एस को मिला के मेडिसिन बना देते थे। ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के केमिस्ट बने थे आचार्य नागार्जुन। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी की टर्म्स थी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, थिंग्स टू नो में, ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्लियर करना पड़ता है। फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वे प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट पास करके अगर एडमिशन मिल गया तो वहाँ पे आपको कोई भी फीस नहीं भरनी है,
खाना और रहना वहाँ पे ही आपको फ्री में मिलेगा। एंड द थर्ड, द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज। तो ऐसा बोला जाता है कि धर्मगंज लाइब्रेरी में वो टाइम पे 600 सेंचुरी में 1000 से ऊपर बुक्स थी। तो अगर 1000 से ऊपर बुक्स थी तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना होगा, कितने लोग एजुकेटेड यहाँ पे होंगे, तब जाके इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी और इसके अंदर इतनी सारी बुक्स थी। तो ये है हमारा इंडियन कल्चर और ये है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कि जब एजुकेटेड रूलर्स होता है तो वो बहुत ही वाइज होता है, होशियार होता है, जो अपने किंगडम के सभी लोगों को एजुकेटेड बनाता है। जैसे हर्षवर्धन ने अपने ऋण में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के पीछे एक्सपेंस किया, वहाँ से हमें ये पता चलता है। अब हमें देखना है कि लाइफ ऑफ द पीपल कैसी थी, कि हर्षवर्धन के ऋण में जो लोग थे उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो लाइफ ऑफ द पीपल इन हर्षवर्धन्स ऋण। Information about the reign of King Hers is available from the writing of Chinese traveler Yu Zhang। यू ज़ेंग एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जिसके बारे में इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसकी राइटिंग से हमें पता चला कि हर्षवर्धन के किंगडम में कैसी लाइफस्टाइल थी। टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेर फोर्टिफाइड एंड हैड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। तो उनके टाइम पे जितने भी टाउन्स और विलेजेस थे उनके सभी डायरेक्शन में बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी और एंट्रेंस भी होता था, गेट। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स while the पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज वेर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। तो पूरी सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे 4 ग्रुप में, और पर्दा सिस्टम नहीं थी और कास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज वहाँ पे नहीं होते थे। द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगेमी हैड स्टार्टेड बाय देन। तो जो सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम था और पोलीगेमी यानी एक से ज़्यादा मैरिज करना, ये सिस्टम उनके टाइम के बाद चालू हुआ। द लोकल डायटी कंसिस्टेड the local diet consisted of milk and milk products, wheat, rice, fruits and vegetables। तो यहाँ पे जो भी थे वो सब वेजिटेरियन थे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होती थी, उसके साथ में वीट और राइस कल्टीवेट होता था और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अवेलेबल थे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनके टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी डेवलप्ड होगा, तभी इतना सारा डेयरी फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर फार्मिंग्स पॉसिबल। वरना वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये कैसे ग्रो करेंगे? अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नहीं होगा, ये सब इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हु ज़ेंग के राइटिंग जो ट्रैवल ग्यू बोलते हैं, जो उन्होंने लिखा था, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम पे एक तो डेयरी इंडस्ट्रीज एंड अदर एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द डेवलप्ड ऑक्यूपेशन। दे वर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स, मैन वॉर धोतीस एंड वुमेन वॉर साड़ीज। तो जो मैन थे, मेल्स, वो धोती कुर्ता पहनते थे और वीमेंस जो थी वो साड़ीज पहनती थी। अब जो वीमेंस के जो ऑर्नामेंट्स होते थे जैसे कि रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, ये सब फ्लावर्स में से बनते थे। देयर ऑर्नामेंट्स वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स में से ऑर्नामेंट्स बनाना वो भी एक टेक्निकली वर्क है। अब हमें कोई फ्लावर्स दे दे और बोले कि इसका ऑर्नामेंट्स बनाओ, तो हमसे क्या बनेगा फिर? सोचने वाली बात है ये, कि इतना नॉलेज होगा तभी ये फ्लावर्स में से इतने ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं। क्योंकि रिंग बनाना, बैंगल्स बनाना, ब्रेसलेट बनाना, नेकलेस बनाना, वो भी फ्लावर्स में से, ये इतना इजी वर्क नहीं है। चेस एंड गेम्स ऑफ डायस वे पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो टाइम पे चेस खेली जाती थी, सोचिए।
600 सेंचुरी में, और पॉपुलर गेम थी। तो अगर चेस खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड तो शार्प होगा ही होगा। आप लोग में से कितने लोग चेस खेलते हैं, और नहीं खेलते हैं तो खेलना चालू कर दो। एक्रोबेट्स एंड कंजूरियर्स वंडर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। तो वो टाइम पे एक्रोबेट्स और जो कंजूरियन मैजिशियन, वो एक विलेज से दूसरे विलेज ट्रैवल करते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंडरी वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। तो वहाँ पे जो टैक्स सिस्टम था वो 1/6 था। जो बाकी जितने भी रूलर्स आए वो टाइम पे भी 1/6 पोर्शन ही था। आज के डेट में भी हम देखने जाए तो 16-17% टैक्स हम भरते ही है, मैक्सिमम 30% है। तो इसको 1/6 को भी आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड इतने 16-20% के बीच में ही फिगर आएगा। तो कितना मैथमेटिक्स कितना वो टाइम पे स्ट्रांग होगा। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय वैश्यस। तो जो 4 ग्रुप थे सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो ट्रेडर होते थे, वो इंटरनल ट्रेड तो करते थे, साथ में इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगुकच्छ, यानी आज का भरूच पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो वो टाइम पे हाईवेज बनते थे। आज की डेट में अमेरिका का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो वर्ल्ड का नंबर 1 रोड ट्रांसपोर्टेशन है, पर हमारे कंट्री में 600 सेंचुरी में हाईवेज बने थे, वो भी पाटलिपुत्र से लेके हमारे भरूच, यानी यूपी से भरूच तक का हाईवे। भरूच वो टाइम पे पोर्ट था फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो कितना कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग आगे होंगे। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज फॉर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। आज तो हमारा जो है वो पेपर करेंसी है, और अभी तो प्लास्टिक करेंसी यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और वो टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज़ होते थे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए। ऑर्नामेंट्स, स्टेच्यूज, आइवरी एंड कर्व्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। इतनी सब प्रोडक्ट इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज़ में। ऑर्नामेंट्स है, स्टेच्यूज़ है, आइवरी एंड कर्व्ड वुडन पीस है। तो ये जब कंट्री में बनता होगा तो उसके पीछे भी जो क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिशियंस थे, वो उनके पास नॉलेज होगा तभी ये सब बन सकता है ना। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इंडियन कल्चर वॉज वन ऑफ द प्रॉस्परस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड इन हिस्ट्री। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। During the reign of King Hers, India had good business relation with Rome, which led to the inflow of gold in India. तो हर्षवर्धन के टाइम पे नॉर्थ इंडिया का ज़्यादातर जो बिजनेस था वो रोम के साथ था, और इसकी वजह से इंडिया में गोल्ड का इनफ्लो होता था, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। आज की डेट में भी जो वर्ल्ड के कंट्री हैं हम उसे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में डिवाइड करते हैं, तो उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कैलकुलेशन से करते हैं। अगर कोई कंट्री का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो कंट्री के पास मनी पावर भी ज़्यादा होता है। जैसे अमेरिका देख लो, वेपन्स है, मशीन्स है, ये सब एक्सपोर्ट करता है, इसलिए अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है। और हम एग्रेरियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी कंट्री में फाइनेंस का, फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम रहता है। पर हर्ष के टाइम पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे ऑर्नामेंट, स्टेच्यूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीस, ये सब एक्सपोर्ट होता था, इसलिए उसकी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी, इसलिए इंडिया में गोल्ड का फ्लो होता था। पीपल फॉलोड हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वेर टॉलरेंट टूवर्ड अदर रिलीजियंस। तो वो टाइम पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सेक्युलर था टाइम कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते थे, पर मेनली जो है वो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म लोग ज़्यादा फॉलो करते थे। तो कितनी प्रॉस्परस लाइफ थी हर्षवर्धन के टाइम पे वहाँ के नॉर्थ इंडिया के लोगों की। अब ये टॉपिक 5 मार्क्स के आंसर में आ सकता है, तो इसको आपको याद रख लेना है पूरा का पूरा। तो
ये प्रॉस्पेरिटी कब आती है? जब आपका लीडर जब पावरफुल होता है ना, तब प्रॉस्पेरिटी आती है। इसलिए हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हम बोलते हैं ना कि गो फॉर वोट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मिलेगी। अब जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आती है। तो ये जो चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से हम काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में जो बातें होती है वो सीख सकते हैं कि कैसे एक नेशन प्रॉस्परस या तो डेवलप्ड होता है, उसके पीछे जो उसके जो रूलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसका रोल क्या होता है, वो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। ये सब बातें ब्रिटिशर्स यहाँ से सीख के गए और उसकी वजह से ब्रिटेन प्रॉस्परस हो गए और हम भूल गए हमारी कंट्री की बातें, और इसलिए हम अभी डेवलपिंग स्टेज में आ गए। तो ये फॉलोअप करना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसे ही हमें नहीं दे दिया है खाली पढ़ो आंसर लिखो और भूल जाओ, इसके लिए नहीं है। यहाँ से हमें सब लर्न करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ेगा। तब जाके हमारा कंट्री फ्यूचर में पावरफुल कंट्री वापस बन सकता है, क्योंकि एक बार तो हम पावरफुल ऑलरेडी थे ही, पर ये ब्रिटिशर्स की वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी चली गई। पर वापस वो प्रॉस्पेरिटी आ भी सकती है अगर हम लोग चेंज करें हमारा एटीट्यूड, हमारा थिंकिंग। अगर हम बिलीव करें कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बहुत इजीली हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इफ़ द रूलर इज़ द पावरफुल एंड सक्सेसफुल, देन अल्टीमेटली द किंगडम इज़ डेवलप्ड किंगडम। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो करनी है चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में। तो यहाँ तक जो हमारा पोर्शन है वो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसका मैं वर्क आपको व्हाट्सएप पे या तो यहाँ वीडियो में ही एक थोड़े से क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आई होप दैट यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।